नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लक्ष्य विधि बैच की ये 37वीं क्लास है और इसके अंदर अपन पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान नहीं, भारत की जलवायु और मानसून तंत्र। अब जलवायु और मानसून तंत्र के अंदर ये ध्यान रखना है कि जो शब्दावली है, जो पारिभाषिक शब्दावली है, वो ऐसी कैसे रहती है। जैसे जलवायु किसे कह दिया, मौसम किसे कह दिया, आर्द्रता किसे कह दिया, तापमान किसे कह दिया। और ये मैंने आप लोगों को राजस्थान जीके में बहुत बार बहुत बार पढ़ाया है। तो अपन बेसिकली इसमें ये देखेंगे कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, और आपको पूछे जाते हैं मानसून तंत्र से सवाल पूछे जाते हैं। यानी कि मानसून कैसे आता है, कौन से मानसून से ज्यादा वर्षा हो रही है कौन से कम हो रही है, कहां पे किस तरीके से, और कोपेन का वर्गीकरण, ये मुख्य तौर पे जलवायु के अंदर पढ़ना है। ज्यादा जलवायु में भारत के जलवायु के अंदर ज्यादा कुछ डिटेल ऐसी स्पेशली कि आपको बहुत ज्यादा डीप में पूछा नहीं जाता। जहां से पूछा जाता है वो अपन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं। ठीक है टाब्रो, देखिए शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले ध्यान रखो कि अपने राजस्थान में अपन पढ़ते थे कि जो मानसून है, क्या ध्यान रखोगे कि मानसून जो राजस्थान के अंदर पढ़ते थे, इसमें क्या ध्यान रखना है अपने को कि भारत में अधिकांश जो मानसून वर्षा होती है, भारत में क्या ध्यान रखेंगे, भारत में जो वर्षा अधिकांश होती है वो क्या ध्यान रखना है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। किससे होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। और ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है ये कहां से उठता है? ये हिंद महासागर से उठता है। कहां से? हिंद महासागर से उठता है। और हिंद महासागर से जब ये उठता है तो ये दो भागों में बढ़ जाता है। एक तो अरब सागर की शाखा, अरब सागर की शाखा, और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। एक क्या ध्यान रखेंगे? बंगाल की खाड़ी की शाखा। देखो टावरो, अपन राजस्थान में पड़ता नहीं कि अरब सागरीय मानसून है वो सीधा आता है और अरावली उसके समानांतर है, तो वो क्या कम वर्षा करके निकल जाता है, सीधा ही निकल जाता है। लेकिन भारत के संदर्भ में ऐसा नहीं है। भारत के संदर्भ में ज्यादा वर्षा यदि पूछेंगे तो अरब सागरीय मानसून ज्यादा वर्षा करता है। यहाँ पे ध्यान रखना, ये सर्वाधिक वर्षा यहीं से होती है। सर्वाधिक वर्षा राजस्थान की बात अलग है। सर्वाधिक वर्षा यानी 65% वर्षा इससे होती है। और फिर यहाँ पे होती है लगभग 35% वर्षा जो है वो इस मानसून से होती है, बंगाल की खाड़ी की शाखा। लेकिन यहां ध्यान रखना, ये दक्षिण पश्चिमी मानसून है, ये मेन मानसून है। 90% वर्षा तो होती है इससे। और फिर अपने आता है कौन सा? उत्तरी पूर्वी मानसून। और कौन सा आता है? उत्तरी पूर्वी मानसून आता है। ये देखो, उत्तरी पूर्वी मानसून। उत्तरी पूर्वी यानी शीतकालीन भी कह सकते हो आप। ठीक है, ये शीतकालीन जो मानसून है ये लगभग 10% वर्षा करता है। और उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे ज्यादा वर्षा जो होती है वो कोरोमंडल तट पे होती है। कौन से तट पे होती है? कोरोमंडल तट पे होती है। और ये अरब सागरीय मानसून जो सबसे ज्यादा वर्षा करता है वो मालाबार तट पे करता है। कहां पे? मालाबार तट जो केरल के अंदर है। कहा है? केरल के अंदर मालाबार तट है, उस पे इससे सर्वाधिक वर्षा होती है। और ये जो है ना मालाबार तट तो ध्यान रखना दक्षिणी पश्चिमी मानसून का है। और उत्तरी पूर्वी मानसून में सबसे ज्यादा वर्षा जो होती है वो कहां होती है? कोरोमंडल तट पे होती है। कोरोमंडल तट पर होती है। अब देखो जो चीजें, और ये है, ये तो अपन जैसे मानसून अभी और व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे, मैं मैप से बताऊंगा, ये तो बेसिक चीजें बता रहा हूं। लेकिन जलवायु के अंदर आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, जैसे ये जो जलवायु है, जल और वायु अलग अलग शब्द लिख दिया नहीं तो अपार देखियो कि कभी भी है ना कि कोई देशावर गयो है, मारवाड़ हूं, मेवाड़ हूं या राजस्थान हूं, कोई भी बाहर गयो देशावर यानी कमाने जावे, तो बेटा हूं पाछो आ जावे 10-15 दिन में, महीने में। तो घराला पूछे या कोई आड़े पाड़ेला पूछे कि क्या हुआ, पाछो क्यों आयो, तो क्या हवा पानी सूट नहीं करिया। हवा पानी सूट नहीं करिया मतलब जल और वायु, हवा वायु जल पानी, हवा पानी सूट नहीं करिया तो पाछा आएगा। तो भाई बात अटे है, ध्यान रखियो, जलवायु उसी को कहा जाता है, यानी वहां की मौसम की प्रकृति कैसी है। अच्छा, मौसम जो है ना वो अचानक बदल जाता है। अभी आज सुबह मान लो बारिश हो गई और शाम को धूप निकली है, तो ये अचानक पलट जाता है। हवाओं का अचानक पलटना जो है वही मौसम कहलाता है। मौसम शब्द से उत्पत्ति हुई है, अरबी नाविकों ने ये सारे शब्द दिए हैं। ठीक है, और जलवायु क्या होती है? किसी क्षेत्र की कम से भी कम 20 से 30 वर्ष की सम्मिलित अवस्था होती है, वहां की वो जलवायु कहलाती है। ये चीजें मैंने बेसिक आप लोगों को करवाए हुए हैं। अब बढ़ते हैं अपन नोट्स मेकिंग पैटर्न पे बहुत अच्छी तरीके से। तो जलवायु के अंदर क्या ध्यान रखोगे आप? जलवायु के अंदर क्या ध्यान रखना है?
कि देखो जलवायु में ध्यान रखना कि किसी क्षेत्र की 30-40 वर्ष की वायुमंडलीय दशाएं, ये जलवायु होती है। ठीक है। मौसम क्या होता है? मौसम जो है ना, हवाओं का अचानक पलटना, ये क्या होता है? मतलब ये समय के लिए कुछ समय की जलवायवीय दशा, इसको ऐसे लिख लेते हैं, जलवायवीय दशा। ये क्या है? जलवायु दिशा कुछ समय की है, यानी कि चंद घंटों की भी हो सकती है, 2 दिन की भी हो सकती है, 4 दिन की भी हो सकती है, कुछ समय है। और मानसून के अंदर ध्यान रखना, हवाओं का अचानक पलटना। मौसम के अंदर भी यही आता है, मौसम से ही मानसून बना है, तो इसके अंदर ध्यान रखना हवाओं का अचानक पलटना, ये मानसून के अंदर ध्यान रखना अपने को आर्द्रता के साथ में होता है। अब भारत की जो जलवायु है वो कैसी जलवायु है? तो भारत उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में आता है। किस में आता है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र के अंदर आता है। कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र, इसके अंतर्गत आता है अपने भारत आता है। कुछ जो क्षेत्र है वो आप लोगों को ध्यान रखना उपोष्ण के अंदर भी ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ क्षेत्र उपोष्ण के अंदर भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अपन जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। कि जलवायु को प्रभावित, जलवायु का मतलब हमेशा वर्षा मत समझ लेना, ज्यादातर प्रश्न वर्षा से संबंधित पूछे जाते हैं, लेकिन जलवायु यानी कि पूरा वर्षा वाला ही खेल है, वो बात नहीं है। अब जलवायु यानी कि तापमान भी आ जाएगा, आर्द्रता भी आ जाएगी, सर्दी गर्मी बरसात सारी चीजें आएगी। तो ये किस किस से प्रभावित होती है? तो वहां पे यदि आपको उत्तर नहीं भी पता है और जलवायु के कारक पूछे जा रहे हैं तो दिमाग लगाना कि भाई इसमें क्या हो सकता है, क्या जलवायु प्रभावित हो रही है नहीं हो रही है, सारा पता चलेगा। ये जो लिखे हुए हैं इन सभी के अलावा मैं आप लोगों को पहले बताऊं कि सबसे ज्यादा जो प्रभावित करते हैं जलवायु को तापमान और दाब, दाब कौन सा? वायु दाब, ये प्रभावित करते हैं। तापमान और वायु दाब सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, ये ध्यान रखना। तो ये इसके ऊपर सारा खेल है, तापमान और ये वायु दाब सबसे खेल इसी के ऊपर है। और इनका क्या चलता है? एक दूसरे से व्युत्क्रम चलता है। क्या चलता है? व्युत्क्रम, एक दूसरे के विपरीत है, ये एक दूसरे के विपरीत है। यानी कि क्या है कि जहां पे दाब अधिक होगा, जहां पे दाब अधिक होगा वहां पे ताप कम होगा, वहां पे तापमान क्या होगा? कम होगा। और जहां पे ताप अधिक हो गया, जहां पे ताप अधिक हो गया वहां पे दाब, वायु दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, वायु दाब कम हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना। ये मानसून वगैरह जो आता है वो भी इसी कारण होता है कि यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि कर्क रेखा है, हिंद महासागर, और ये आप लोगों को ध्यान रखने ही पड़ेंगे। ठीक है, विषुवत रेखा है, हिंद महासागर है, ये तो कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा के ऊपर जैसे कि सूरज सीधा चमक रहा है, तो तापमान में मान लीजिए एकदम वृद्धि हुई तो वायु दाब में क्या होगी? कमी होगी। अब वायु दाब में कमी होने से जहां पे दाब अधिक है वहां से हवाएं जो है, वायु दाब कम है वहां की तरफ चलेगी, और यही कारण होता है बारिश और इनके पीछे। ठीक है, बरसात और इनके पीछे कारण यही होता है कि वायु दाब में कमी होने पे। अच्छा, वायु दाब मापी का पठन एकदम से गिरता है, इसका मतलब क्या है? क्या भाई साहब कटु तूफान आ रही है? वायु दाब पठन गिरा है यानी कि अपने यहाँ पे दाब कम हो गया है, तो कहीं पे ज्यादा है वहां से इस तरफ हवाएं बहुत तेज गति से चलेगी, और तूफान का कारण यही होता है। वायु दाब का अचानक से गिरना तूफान का संकेत है। ये चीजें ध्यान रखनी है। अब देखो अक्षांश स्थिति प्रभावित करेगी या नहीं करेगी जलवायु को? देखो अक्षांश स्थिति प्रभावित करेगी कि अपने कर्क रेखा देख लो, मकर देख लो, विषुवत देखो। अब जैसे विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है, तो यहाँ पे जो है संवहनीय वर्षा होती है, यानी कि डेली की डेली वर्षा होती है। और अपने जैसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंदर रहते हैं तो यहाँ पे सारी ऋतुएं देखने को मिलती है, सर्दी गर्मी बरसात सब देखने को मिलती है। ये किस कारण? और ध्रुवों पे जाएंगे तो वहां पे जो है शीत ऋतु 6 महीने दिन 6 महीने रात अपन देखते हैं, तो वो किस कारण है? ये अक्षांश स्थिति के कारण ही ये चीजें देखने को मिलती है, तो ये प्रभावित करता है। हिमालय पर्वत प्रभावित करता है। हिमालय पर्वत देखो यहाँ पे ज्यादातर बर्फ जमी रहती है, तो तापमान प्रभावित होता है ना। यहाँ पे जब गर्मी पड़ने लगती है तो ग्लेशियर पिघलते हैं, तो फिर वो नदियों में कन्वर्ट होते हैं, तो ये भी प्रभावित होते हैं जलवायु के अंदर, ये भी प्रभावित है। और मान लीजिए कि बहुत ठंडी जो है, साइबेरिया वगैरह क्षेत्र से ठंडी एकदम हवाएं आती है, उनको हिमालय रोक लेता है, तो भारत को जमने से बचाया हुआ है। तो ये भी आप लोगों को पता है कि हिमालय पर्वत है। अब जल थल का जो वितरण है वो भी प्रभावित करेगा। जल थल का वितरण भी ताप और दाब और ये सारे इससे काम करते हैं।
कि जल का और स्थल का वितरण है ये भी प्रभावित करता है। समुद्र तट से दूरी प्रभावित करती है। समुद्र तट के जितने पास हम देखेंगे तो वहां पे आर्द्र जलवायु पाई जाती है, क्योंकि समुद्र के आसपास देखना लोग परेशान रहते हैं, उमस ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, तो ये सारी चीजें प्रभावित करती है। समुद्र तल से ऊंचाई प्रभावित करती है कि ऊंचाई पे जाने में तापमान में गिरावट देखने को मिलती है, इसीलिए हिल स्टेशन ज्यादातर ठंडे होते हैं, है ना। उच्चावच के आधार पे जैसे कि पर्वत, पठार, नदियां, मैदान, इन सब की जलवायु अलग अलग होती है, तो उच्चावच भी प्रभावित करते हैं। चक्रवात प्रभावित करते हैं, अल नीनो का प्रभाव देखने को मिलता है और जेट स्ट्रीम का प्रभाव देखने को मिलता है। जेट स्ट्रीम यानी कि क्षोभ मंडल के अंदर तेज चलने वाली हवाएं होती है, वो जेट स्ट्रीम का प्रभाव भी देखने को पड़ता है यहाँ पे। तो ये आप लोगों को एग्जाम में सीधे पूछते हैं कि इनमें से कौन से कारक प्रभावित कर रहे हैं या कौन से नहीं। हाँ, आरएस मेंस यदि आप देने जाते हैं तो फिर इसकी डिटेल भी आप लोगों को लिखनी होती है, लेकिन अपन अभी तैयारी किसकी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड में टावरों ही तो ही पूछ ही था ना। ठीक है, हद तक बात समझ में आ गई क्या? ले स्क्रीनशॉट। चलो अब देखो भारत का मानसून तंत्र, अब बिल्कुल एक्टिव हो जाओ, अब यहीं पे सीखने वाली चीजें हैं। ठीक है, थोड़ा सा मेरे को बोलने में आप अनकंफर्टेबल पाओगे, क्योंकि यहाँ है ना ये जो टांकियां पड़ती है ना, मुंह के छाले वो हो रखे हैं। बोलना मतलब मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ मतलब ऐसा लगे नहीं कि हाँ, लेकिन लगेगा ऐसे कि सर ने कुछ मुंह में दबा रखा है ऐसा, तो वो इसलिए लगेगा क्योंकि ये भैया बोलना मेरा अभी जो है बहुत, मुझे पता है कि मैं किस तरीके से, जो मैं क्लास लेनी भी जरूरी थी, क्योंकि मैं शुक्रवार को क्लास नहीं ले पाया। मैंने विद्यार्थियों को कहा था कि मैं ये क्लास जो है आपको शनिवार को दूंगा, मैं इसका जो है हर्जाना खुद भुगतूंगा। मैं हमेशा ये करता हूँ कि मेरी यदि कोई क्लास मिस हो गई, मैंने सप्ताह की 5 क्लास क्या रखा है, तो फिर वो कैसे भी करके मैं देने का प्रयास करता हूँ। हालांकि आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब अपने भारत के भूगोल के अंदर 2 ही चैप्टर इसके बाद में बचे, तो वो हो जाएंगे फटाफट से। ठीक है, अब जलवायु हो गया, तो जलवायु के बाद में आपके एक तो वनस्पति है और एक और कौन सा है, एक और मैंने देखा था, एक तो वनस्पति है और एक और है, एक हाँ अपवाह तंत्र है, नदियां हैं, एक नदियां और एक वनस्पति। तो मैंने जो लक्ष्य भेदी बैच में आप लोगों को वादा किया था वो यही था, मैंने कहा था पॉलिटी मैं नहीं पढ़ाऊंगा और इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाऊंगा, ये दोनों मेरे कमजोर हैं, ये दोनों मेरे मजबूत होते तो पढ़ा दूंगा। हाँ, लेकिन मैंने पुस्तक के अंदर आप लोगों को दिए हैं, क्योंकि उसमें बेहतरीन काम किया है, उसमें हमारे सह लेखक वगैरह उनको बहुत अच्छा नॉलेज होता है, तो उन्होंने उसमें बहुत अच्छी मेहनत की, तो वो वहां से दिया है। सवाल तो बाहर नहीं जाएंगे, थोड़ा सा आपको अपने लेवल पे भी पढ़ना पड़ेगा। और अभी आप लोगों के वस्तुनिष्ठ 7300 वाली वो किताब आ रही है आपकी, भाई साहब इन 2-3 महीने के अंदर उसको पढ़ लो, बस आप लोगों को 40% की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप 80% भी ला सकते हो। ठीक है, चलो टाटो देखो, अब समझो भारत में सामान्यतः 6 माह तक समुद्री तथा 6 माह तक स्थलीय समीर चलती है। अब मैंने वैश्विक पवन तंत्र पूरा करवाया, इसलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को इस डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा कि स्थलीय समीर किसे कहते हैं और आपके सागर समीर किसे कहते हैं। अब इसमें यह ध्यान रखना कि जो नाम है, यानी कि वो हवाएं वहां से चलेगी। समुद्री समीर है तो समुद्र से स्थल की ओर चलेगी, और स्थलीय समीर है तो स्थल से समुद्र की ओर चलेगी। अब देखो भारत के अंदर जो आप लोगों को ध्यान रखना है, वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर तक होती है, और सितंबर के बाद में इसका प्रत्यावर्तन काल शुरू हो जाता है। सितंबर के बाद में प्रत्यावर्तन काल, यानी कि अपन क्या मारवाड़ी में कहा गया बरसात ने उड़ने टाइम हुआ, यानी कि हम तो उड़ जाई, क्या अब जाने वाली है, तो ये ध्यान रखना है। औसत वार्षिक वर्षा जो है ना वो लगभग 117 से 118 सेंटीमीटर है, लेकिन आप लोगों को मैं बताऊं कि कई किताबों में आपको 108 सेंटीमीटर भी पढ़ने को मिलेगा और 125 सेंटीमीटर तक भी पढ़ने को मिलता है, लेकिन एवरेज ये बैठता है। एवरेज क्या बैठता है? ये 117-118 सेंटीमीटर लगभग औसत वार्षिक वर्षा होती है, ये पूछा जाता है। भारतीय मानसून की दक्षिण पश्चिम शाखा 2 भागों में बढ़ जाती है। अब सबसे ज्यादा वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, जो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे हिंद महासागर है, इस हिंद महासागर से ये मानसून उठता है। अब चूंकि हिंद महासागर से मानसून उठता है और प्रायद्वीपीय स्थिति के कारण, ये प्रायद्वीपीय स्थिति है, तो ये 2 भागों में बढ़ जाता है। अब यहां से जो शाखा प्रवेश करती है वो कहलाती है अरब सागरीय शाखा। वो क्या कहलाती है? अरब सागरीय शाखा कहलाती है। और जो यहां से प्रवेश करती है वो कहलाती है बंगाल की खाड़ी की शाखा। वो क्या कहलाती है? बंगाल की खाड़ी की शाखा कहलाती है, बंगाल की खाड़ी की शाखा कहलाती है। तो देखो ये शाखा जो है ना, ये इतनी घूम के आएगी ऐसे, और ये सीधा आके आक्रमण, और सीधा कहां? केरल के मालाबार तट पे सबसे पहले भारत के अंदर प्रवेश माना जाता है इसका। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो आप यहाँ पे क्या, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना,
तो यहाँ पे यदि केरल के अंदर, जैसे कि केरल के अंदर जो है इसका समय माना जाता है 1 जून को ये प्रवेश कर जाती है, एंटर कर जाती है। अरब सागरीय शाखा सबसे पहले वर्षा करती है, बंगाल की खाड़ी की शाखा घूम के आती है इसलिए लेट करती है। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये जो 1 जून को यहाँ प्रवेश कर रही है, यही शाखा यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 25 अप्रैल के आसपास 25 मई के आसपास वर्षा कर लेती है। कब कर लेती है? 25 मई में वहां पे एंटर हो जाती है। तो ये ध्यान रखना है। अब देखो ये दो भागों में बट गई। ग्रीष्मकालीन मानसून जो है वो 65% अरब सागर की शाखा और 35% बंगाल की खाड़ी की मानसून से वर्षा होती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखो अरब सागरीय शाखा सीधी ऐसे प्रवेश करके इस तरीके से आगे बढ़ती है। तो यही इसी कारण जो अपने यहाँ अरावली है ना, अरावली यहाँ ऐसे सीधी है तो अरावली इसको रोक नहीं पाती तो सीधी निकलती है। और बंगाल की खाड़ी की शाखा जो है ऐसे घूम के आती है। तो अपने यहाँ पे ज्यादा वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। राजस्थान के अंदर ज्यादा वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। लेकिन भारत के अंदर ज्यादा शाखा पूछेंगे, ज्यादा वर्षा पूछेंगे तो अरब सागरीय शाखा से होती है। ये ध्यान रखना है। सारी चीज समझा रहा हूं मैं, एक एक चीज समझा रहा हूं, एक एक चीज को ध्यान से समझना है और उसके अनुसार आपको उत्तर करना है। लीजिए स्क्रीनशॉट। चलो भाई, अब देखो वर्षा का वितरण। भारत की कुल वर्षा का 74% हो जाता है ग्रीष्मकाल में और 13% होता है शीतकाल के अंदर। कितना? 74% ग्रीष्म काल में और 13% शीतकाल में। इसके अलावा फिर मानसून पूर्व की वर्षा हो जाती है। शेष जो है मानसून पूर्व वर्षा के रूप में होता है, जिसे कहा जाता है दोगड़ा। मानसून पूर्व वर्षा को क्या कहते हैं? दोगड़ा कहते हैं। जून से सितंबर तक भारत की 80% वर्षा हो जाती है। जून से लगा के सितंबर तक देखोगे तो लगभग 80% वर्षा हो जाती है। मानसून पूर्व की भी आ गई उसके अंदर। और आपके क्योंकि अपने मध्य जून से आता है मानसून, तो अब मध्य जून से पहले कोई हो रहा है तो वो मानसून पूर्व की वर्षा हो गई। कुल मिला के 80% वर्षा हो जाती है जून से सितंबर के दौरान। और ध्यान रखना कि भारत में वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता पश्चिमी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, दक्कन के पठार में देखने को मिलती है। ठीक है, सबसे ज्यादा परिवर्तनशीलता। और यूं पूछेगा सब कम वर्षा कटे हुए तो लेह लद्दाख वगैरह यहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है। कहाँ होती है? लेह लद्दाख वगैरह क्षेत्र जो है यहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है भारत के अंदर। और भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? देखो भारत में सर्वाधिक वर्षा पूछे, सर्वाधिक वर्षा पूछे तो ये होती है आपके मासिन राम में। कहाँ होती है? मासिन राम के अंदर होती है। मासिन राम पड़ता है मेघालय में। ये क्या पड़ता है? मेघालय में पड़ता है। यहाँ पे होती है 1175 सेंटीमीटर होती है। कितनी? 1175 सेंटीमीटर। उसका एक कारण है कि यहाँ पे है ना गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां पाई जाती है। जयंतिया पहाड़ियां पाई जाती है। और ये पहाड़ियां कैसी है? ये पहाड़ियां है ना, ये तीनों, ये पहाड़ियां हैं कीपाकार। ये कैसी है? कीपाकार पहाड़ियां। कीपाकार पहाड़ियां। तो इस कारण क्या होता है? कीपाकार यानी कि ये ऐसे पहाड़ियां। अब बादल आए और बादल इसके अंदर घुस गए तो फिर बादलों को जो है निकलने को रास्ता नहीं मिलता क्योंकि पानी से भरे हुए हैं। अब बादल को निकलना है तो हल्का होना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है। वर्षा करके फिर ही वो निकल पाते हैं, फिर भाई साहब पतली गली से निकल जाते हैं। तो ये मासिन राम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा लेह लद्दाख लिख लेना। ठीक है, चलिए अब देखो दक्षिणी पश्चिमी मानसून। इस दक्षिणी पश्चिमी मानसून से कितनी वर्षा होती है? 90% वर्षा भारत की दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ये वही है, ये कहां से उठता है? ये हिंद महासागर से उठता है। ये कहां से? हिंद महासागर से दक्षिण पश्चिमी मानसून उठता है। अब इसकी दो शाखाएं हैं। नंबर 1 अरब सागरीय शाखा, जिससे लगभग 65% वर्षा होती है। किसका 65%? दक्षिणी पश्चिमी मानसून का 65% इससे होती है। और नंबर 2 पे आती है बंगाल की खाड़ी की शाखा, जिससे लगभग 35% वर्षा होती है। यह ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले प्रवेश इसका होता है। ठीक है, पहले प्रवेश इसका माना जाता है, अरब सागरीय मानसून का माना जाता है। लीजिए स्क्रीनशॉट। अब बार तो और समझो टाबरो, बढ़िया और बढ़िया तरीके से समझाओ। ठीक है, ले। ठीक है, अब आते हैं अपन एक एक शाखा को पढ़ते हैं। अरब सागरीय मानसून की शाखा को पढ़ते हैं हम। ठीक है, अरब सागरीय मानसून देखो ये पश्चिमी घाट से टकराकर भरपूर वर्षा करता है। अब देखो ये पश्चिमी घाट अगर समझना है आप लोगों को तो जैसे कि ये अपने हो गया प्रायद्वीपीय भारत। अब आ रहा है भाई साहब अरब सागरीय मानसून, आया है आया है आया है आया है। और यहाँ पे जो है
ये है भाई साहब पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी घाट से सीधा टकरा के पश्चिमी घाट पे बहुत ज्यादा वर्षा करता है। ये पश्चिमी घाट पे वर्षा करता है, वो भी जो अरब सागर की तरफ वाला क्षेत्र है ना वहां ज्यादा करता है, लेकिन ये पश्चिमी घाट का इस तरफ वाला क्षेत्र वो क्या होता है कि इसका वृष्टि छाया क्षेत्र होता है, इसलिए उस तरफ वाले क्षेत्र में वर्षा कम होती है और इस तरफ वाले पश्चिमी घाट के इस तरफ वाले में ज्यादा होती है। तो सीधा आके टकरा जाता है यहाँ पे मालाबार तट पे टकराता है और लगभग आप मान के चलो कि 250 से 400 सेंटीमीटर तक वर्षा कर लेता है। फिर जैसे जैसे मानसून ऊपर की ओर बढ़ता है, जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ता है तो वर्षा की मात्रा कम होती जाती है, 200 से 150 सेंटीमीटर होती जाती है। फिर ऊपर जाता है तो 100 से 75 सेंटीमीटर होती जाती है, ठीक है। फिर ऊपर जाता है तो फिर 75 से भी कम जो है वर्षा होती जाती है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। देखो मालाबार तट पे सबसे ज्यादा 200 से 250 सेंटीमीटर लगभग 400 तक पहुंच जाता है। फिर कोंकण और केंद्रा तट जो है वहां पे 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। गिरनार काठियावाड़ में 75 सेंटीमीटर, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे 75 से भी कम होती जाती है वर्षा, ठीक है। भारत में सबसे पहला प्रवेश अरब सागरीय मानसून का, और यह प्रवेश केरल के मालाबार तट से होता है। और यह प्रवेश मानकर चलें कि आप 1 जून को यह प्रवेश माना जाता है, 1 जून के आसपास माना जाता है। लेकिन अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वहां पे 20-25 मई के आसपास ही ये प्रवेश कर जाता है ये मानसून। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यदि द्वीपों को भी पूछेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे पहले प्रवेश हो जाएगा। और यदि द्वीपों को नहीं पूछते हैं तो फिर केरल ध्यान रखना है। फिर क्या ध्यान रखना है, केरल का मालाबार तट जो है वहां पे सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है। कैसे भी पूछे, कंसेप्ट पूछे, फैक्ट पूछे, सारी चीजें आप लोगों के क्लियर होनी चाहिए। चलो भाई लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपन बंगाल की खाड़ी की शाखा। ये कोरोमंडल तट के समानांतर होती है। कोरोमंडल तट किस तरफ है, पूर्वी घाट की तरफ है, तो उसके समानांतर ये आगे बढ़ती है। अराकान योमा से टकराकर, ये अराकान योमा पर्वत कहां है, ये म्यांमार के अंदर है। ये कहां है, म्यांमार बर्मा के अंदर है। तो अराकान योमा पर्वत से टकरा के फिर पूर्वांचल की पहाड़ियों में घनघोर वर्षा करता है। अराकान योमा पर्वत वहां से इसको रोकता है, वहां से टकरा के फिर ये जो है पूर्वांचल की पहाड़ियों में घनघोर वर्षा करता है। पंजाब से आगे वापस फिर यूं घूम के आता है, तो पंजाब से आगे वापस ये अरब सागर की मानसून की शाखा में मिल जाता है। यानी यहां से बिछड़े हुए दो भाई पूरा भारत घूम के आगे फिर वापस जो है एक साथ मिल जाते हैं कि अपन तो भाई साहब दक्षिण पश्चिमी मानसून एक साथ निकली हो ना, अरे भाई साहब आ जाओ मिल जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से ये मिल जाता है वापस। अब देखो मौसम के अनुसार भारत में वर्षा देखें तो पूर्व मानसून की जो वर्षा है यानी कि मार्च से मई तक 19% वर्षा होती है। फिर दक्षिण पश्चिमी मानसून की जो वर्षा है, जो मुख्य वर्षा है, वो 73.7% होती है। और फिर परवर्ती मानसून यानी कि जाता हुआ मानसून अक्टूबर दिसंबर, और शीतकाल के जो मानसून है जनवरी फरवरी, वो मिलकर 8% के लगभग वर्षा करते हैं। कि मौसम के अनुसार पूछ ले तो सर्वाधिक अपने दक्षिण पश्चिमी है, ठीक है। ये भी दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, 19% जो बता रखी है यहाँ। फिर लास्ट में जो है 8-9% वो शीतकालीन मानसून और परवर्ती मानसून से होती है। ले स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब देखो भारत में औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार क्षेत्रों को आप लोगों को अलग अलग ध्यान में रखने पड़ेंगे कि औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार। तो सबसे पहले देखो 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र, जो अधिक वर्षा वाले कैटेगरी में आ जाते हैं, उसमें कौन कौन है, तो उसमें पश्चिमी घाट है, कोंकण तट है, मालाबार तट है, पूर्वोत्तर भारत है। देखो एक तो हो गए पूरे के पूरे अपने कौन से, पूरे के पूरे पश्चिमी घाट वाले हैं, और एक फिर आएगा पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत इसलिए क्योंकि बंगाल की खाड़ी वाली शाखा जो है अराकान योमा से टकरा के यहाँ पे वर्षा करती है। त्रिपुरा और मणिपुर को छोड़कर फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पे भी भाई साहब धाप की वर्षा होती है। दूसरे नंबर पे 100 से 200 सेंटीमीटर यानी ये सामान्य वर्षा वाला क्षेत्र है। 100 से 200 यानी सामान्य वर्षा वाला क्षेत्र है। इसमें देखो पश्चिमी घाट का पर्वतीय क्षेत्र आ गया, पूर्वी घाट आ गया, पश्चिमी बंगाल आ गया, और तराई क्षेत्र में करायोड़ोथान, ठीक है, बाबर, आंगर, खादर, तराई सारे ही करायोड़ा है। तो तराई क्षेत्र जो है उसमें उत्तरांचल, हिमाचल, उत्तर प्रदेश और बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी एमपी, तमिलनाडु, तटीय तमिलनाडु आ गया, त्रिपुरा और मणिपुर, ये इसमें आते हैं। अब कई होगा यहाँ पे आता है कि त्रिपुरा और मणिपुर यहाँ पे छोड़ के क्यों लिखा है, क्योंकि वो आ जाते हैं यहाँ 100 से 200 में, 100 से 200 में आते हैं, इसलिए ध्यान रखना है। फिर आपको ध्यान रखना 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा जो अल्प वर्षा वाला क्षेत्र है। क्या है, अल्प वर्षा, यहाँ पे कम होती है। तो इसमें देखो गुजरात आ गया, पश्चिमी एमपी आ गया,
पूर्वी राजस्थान, अच्छा पूर्वी राजस्थान आप यूं देखा कि पूर्वी राजस्थान में भाई साहब घनी वर्षा है, दापर है, तो भी ये कम के अंदर आता है, तो भी ये कम के अंदर आता है, अल्प वर्षा वाले के अंदर। तेलंगाना आ गया, विदर्भ यानी कि महाराष्ट्र के अंदर विदर्भ वाला क्षेत्र, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा ये आ गए, और सिक्किम आ गया, जम्मू कश्मीर आ गया, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश आएगा। फिर आता है अपने 50 सेंटीमीटर से कम यानी कि अत्यल्प बहुत कम वाला क्षेत्र, तो ये बहुत कम वाला क्षेत्र है, उसमें भाई साहब अपने राजस्थान अव्वल आएगा। जो अपन जहां रहते हैं पश्चिमी राजस्थान, तो थार मरुस्थल यानी पश्चिमी राजस्थान, कच्छ गुजरात वाला क्षेत्र, पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र, यानी कि ये पश्चिमी घाट है, मान लो अब ये अरब सागर की शाखा आ रही है, यहाँ टकराई, यहाँ वर्षा कर दी, अब ये यहां से निकलेगी तो वृष्टि छाया क्षेत्र बढ़ेगा, इस तरफ वर्षा कम होगी, इस तरफ वर्षा बहुत कम होती है, तो वो वृष्टि छाया क्षेत्र होता है। और लद्दाख मरुस्थल, लद्दाख मरुस्थल में भी बहुत कम वर्षा होती है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलो भाई स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ठीक है बेटा आगे, ओके। देखिए अब यहाँ पे जो है ये दो मैप आप लोगों के बहुत काम के, ये दो मैप बहुत काम के। इसमें देखो एक मैप इसलिए मैंने शामिल किया है कि ये जो अलग अलग कलर के हिसाब से है कि ये 200 सेंटीमीटर से अधिक, ये गहरा वाला जो कलर है ये 200 सेंटीमीटर से अधिक है। मैप के आधार पे भी आप लोगों को कभी प्रश्न पूछ ले तो आप कर लोगे। फिर उससे थोड़ा लाइट है तो वो 100 से 200 सेंटीमीटर, फिर आपके 80 से 100, और फिर जो है बिलो 80। तो ये मैप आप लोगों के क्या है, रेनफॉल इन इंडिया, ये है इसका डिस्ट्रीब्यूशन मैप। और ये क्या है, ये वर्षा का प्रवेश कब है, ठीक है, ये वर्षा का प्रवेश कब है उसके अनुसार है। यहाँ पे देखोगे आप तो ये देखो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पे 25 मई के आसपास ही वर्षा का प्रवेश हो जाता है। 1 जून जो है मालाबार तट से प्रवेश होता है, ये यहाँ पूरा 1 जून को होता है। फिर ये देखो 5 जून को मानसून आगे बढ़ता है तो यहाँ पहुंचता है। 10 जून को मुंबई, भुवनेश्वर, पटना वगैरह यहाँ पे पहुंच जाता है। 15 जून को जो है अहमदाबाद, भोपाल, लखनऊ वगैरह यहाँ से प्रवेश करता है। 1 जुलाई को फिर ये प्रवेश करता है। 1 जुलाई देखो पश्चिमी राजस्थान भी अपने 1 जुलाई के अंदर आसपास बता रहे हैं, लेकिन प्रवेश कर जाता है 18 जून के आसपास, बांसवाड़ा से प्रवेश इसका हो जाता है। तो ये क्या है कि ये वर्षा की प्रवेश के अनुसार है, वर्षा का प्रवेश के अनुसार ये मैप है, और ये है डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार। तो ये दोनों मैप मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगे इसलिए मैंने शामिल कर दिए। मैंने ये जो यहाँ पे पेन चलाई है उसको मिटा देता हूं ताकि आपके पास में बिल्कुल साफ क्लियर कट मैप आ जाए, है ना, तो आप बहुत अच्छी तरीके से इसको पढ़ सकते हो बाद में भी, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले लेना। चलो भाई अब देखो, अब जो वर्षा प्रवेश हो रही है, अब मैं वही बताया था ने कि ये अरब सागर ये शाखा है, ठीक है, ये अरब सागर ये शाखा यहाँ से प्रवेश कर जाती है, और यही दक्षिण पश्चिमी मानसून की शाखा ये बंगाल की खाड़ी की शाखा है, तो वो ऐसे घूम के प्रवेश करती है। तो समर में तो ये दक्षिण पश्चिमी शाखा से वर्षा होती है समर में, और विंटर में होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से। उत्तरी पूर्वी मानसून से विंटर में वर्षा होती है। तो उत्तरी पूर्वी मानसून है ना, इसीलिए सर्वाधिक वर्षा कहां करता है, यहाँ कोरोमंडल तट पे करता है। कहां करता है, कोरोमंडल तट पे सर्वाधिक वर्षा होती है, वो उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। और दक्षिणी पश्चिमी मानसून देखो कहां वर्षा करेगा, सबसे ज्यादा मालाबार तट पे करेगा, ये ध्यान रखना। उत्तरी पूर्वी मानसून विंटर वाला है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून समर वाला है। ले स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और भाई साहब कॉपेर भाई साहब के अनुसार जो है वर्गीकरण पढ़ते हैं जलवायु का। इन्होंने वर्गीकरण 1918 में ही दे दिया था, लेकिन संशोधन हुआ था इसमें एक 1936 में। अब इसके मुख्य संकेतक ये मैंने राजस्थान की जलवायु में भी कराया था कि कई बार लिखा मिलता है AS, AW, BSHW, BWHW, तो यह सब क्या है, ये है इनकी मतलब शब्दावली एक तरीके से कि ये देखो A कैपिटल है तो ये उष्ण प्लस आर्द्र क्षेत्र के लिए है, B है तो उष्ण प्लस शुष्क के लिए है, C है तो उष्ण प्लस शीत के लिए, D शीत प्लस आर्द्र के लिए, E शीत प्लस शुष्क के लिए, W शुष्क मरुस्थलीय, S यानी स्टेपी अर्ध शुष्क जलवायु है, F स्मॉल आ जाएगा तो वर्ष भर वर्षा वाला है, W आएगा तो सर्दियों में सूखा, S गर्मियों में सूखा, H यानी हॉट गर्म है, C यानी ठंडा कोल्ड है, M यानी मानसूनी, और G यानी गर्म वर्षा गर्म पहले गर्मी जो होती है उसके लिए। अब आप लोगों को ये बेसिक जानकारी के लिए मैंने शामिल किया है, लेकिन इसको रट्टा नहीं मानना है। ऐसा नहीं कि आप इसका रट्टा मारने लग जाओ क्या ये हमें याद करना है, नहीं करना है। ये तो हमने बताया आप लोगों को कि ये इस कारण ये शब्दावली ऐसे चलती है। आपको तो सिर्फ ये ध्यान रखना है
कि कोपेन ने भारत की जलवायु को 8 भागों में बांटा है। कोपेन ने भारत की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? 8 भागों में बांटा है। कहीं कहीं पे 9 भी देखने को मिलेगा, वो क्यों है वो मैं आगे बताऊंगा। उसमें से ध्यान रखना, एएस तमिलनाडु का कोरोमंडल तट वाला क्षेत्र है। एएस कौन सा है? तमिलनाडु का कोरोमंडल तट वाला क्षेत्र है। एडब्ल्यू ये प्रायद्वीपीय पठार है, एडब्ल्यू यानी प्रायद्वीपीय पठार। एएमडब्ल्यू केरल का मालाबार तट वाला क्षेत्र है, यानी कि ज्यादा वर्षा होगी, एएमडब्ल्यू। बीडब्ल्यूएचडब्ल्यू राजस्थान का पश्चिमी रेतीला भाग। बीएसएचडब्ल्यू यानी थोड़ा सा अर्ध शुष्क वाला क्षेत्र। अब देखो, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी, गुजरात, पूर्वी राजस्थान, महाराष्ट्र का विदर्भ, आंध्र प्रदेश, आंध्र और तेलंगाना। सीडब्ल्यूजी, जीरो मतलब तो थे वही, ध्यान रखियो, जी आयो यानी गंगारू मैदान है, गंगा और यूपी का मैदान। डीएफसी तो ये पूर्वोत्तर का अरुणाचल प्रदेश और असम वाला क्षेत्र है। ई तो ये ध्रुवीय है, ई यानी ध्रुवीय है। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, सिक्किम, ये सब बर्फीला भाग जो है वो इसके अंतर्गत आता है। अब ये तो रही बात इसकी कि हाँ ये डायरेक्ट है, लेकिन इसको मैप से समझेंगे, इसको मैप से समझेंगे तभी ये समझ में आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, पहले इसको बहुत अच्छे तरीके से मैप से देखते हैं। देखो, अब ये इसका मैप है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है क्षेत्र, उसके अनुसार ही इसका मैप है। अब जैसे मैंने कहा था ना, एक और आएगा आपके ईटी आता है, तो वो टुंड्रा तुल्य जलवायु क्षेत्र है, तो ये ईटी यानी कि वो शुष्क इसके शीत के अंदर ही आ जाता है। अब देखो यहाँ पे देखोगे आप, तो ये जो मालाबार वाला क्षेत्र है ये एएमडब्ल्यू जलवायु के अंदर आता है। मालाबार केरल वाला जो क्षेत्र है, पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग, ठीक है, वो इसके अंदर आता है। एएस किसके अंदर पड़ा अपन ने? कोरोमंडल तट वाला क्षेत्र है। ये कौन सा है? कोरोमंडल तट वाला क्षेत्र है। कोरोमंडल तट वाला क्षेत्र एएस के अंदर आ जाता है। एडब्ल्यू देखोगे आप, तो एडब्ल्यू में ध्यान रखना प्रायद्वीपीय पठार। एडब्ल्यू तो क्या ध्यान रखोगे? प्रायद्वीपीय पठार वाला क्षेत्र एडब्ल्यू के अंदर आता है। सीडब्ल्यूजी पूछ ले तो गंगा का मैदान सीडब्ल्यूजी के अंदर। बीएसएचडब्ल्यू सारे अर्ध शुष्क वाला क्षेत्र आ गया उसके अंदर। बीडब्ल्यूएचडब्ल्यू तो ये मरुस्थलीय क्षेत्र आएंगे। डीएफसी तो सीधे पूर्वांचल की तरफ चले जाओ। ई आ जाए तो सीधे ऊपर चले जाओ, बस कोई ज्यादा नहीं है। ध्यान से देखो, इसे ध्यान से देखोगे तो सारा अपने आप याद होने लगेगा। और कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार ये चीजें आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर लोगे, ठीक है। ले इसके तो ठीक है। अब देखो, जलवायु से संबंधित कुछ और फैक्ट अपने को ध्यान में रखने हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। यहां तक अपन ने सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ ली है। भारत में मानसून पूर्व होने वाली वर्षा बारदोली छीड़ा कहलाती है, बारदोली चिल्ला भी कहते हैं ज्यादातर। और ये जो है असम में ज्यादा शब्द सुनने को मिलता है, ये वाला, ठीक है। नॉर्वेस्टर, पूर्वी भारत में होने वाली वर्षा को नॉर्वेस्टर के नाम से जानते हैं। काल बैसाखी, पश्चिम बंगाल में होने वाली वर्षा क्योंकि बैसाख महीने के अंदर ये ज्यादा होती है, इसलिए इसे काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। चेरी ब्लास्म, ठीक है, ये क्या है? कर्नाटक में होने वाली वर्षा, इसे पुष्प वर्षा भी कहते हैं कि ये जो है फूलों के लिए, फूलों के खिलने की अवस्था है, इसलिए ये जो है उसमें सहायक होती है, इसलिए इसको इस नाम से जानते हैं। आम्रवृष्टि, तो ये कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में होने वाली वर्षा है। और आम्रवृष्टि इसलिए कहते हैं क्योंकि आम की सीजन में आम पकाने के लिए ये सहायक वर्षा होती है, इसलिए इसे आम्रवृष्टि कहा जाता है। तो ये कुछ नाम आपको ध्यान में रखने हैं। और ध्यान में रखें, भारत के 2 भागों में विभाजित करने वाली समताप रेखा कौन सी है? तो 20 डिग्री समताप रेखा जो है वो 2 भागों में विभाजित करने वाली समताप रेखा है। भारत का न्यूनतम तापमान वाला क्षेत्र कौन सा है? द्रास है, जो कहां पड़ता है? ये वही लेह लद्दाख वाले क्षेत्र के आसपास, ठीक है। -30 डिग्री तापमान पाया जाता है। पुणे से मुंबई में कम वर्षा होने का कारण क्या है? वृष्टि छाया क्षेत्र, पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है। लीजिए भाई स्क्रीनशॉट लो। और भाई साहब, इसी के साथ आप लोगों के ये चैप्टर जो आपको समझना था, जो आपको पढ़ना था, वो पूरा हुआ। जलवायु में ज्यादा कोई नहीं है, इतना ही। और साथ ही साथ अब देखो, समय है आप लोगों को रिवीजन करने का बेस्ट, तो रिवीजन बूस्टर पढ़ो आप। डिटेल पुस्तक ज्यादा आप लोगों को देखने की आवश्यकता या नहीं लेने की आवश्यकता नहीं है। जो है पढ़ रहे हो उसको पढ़ सकते हो कंटिन्यू, लेकिन नई पुस्तकें डिटेल में अब आप लोगों को ज्यादा, क्या हाँ हम तो पूरी डिटेल गाइड लेके आए, मैं कह रहा हूं मेरी गाइड भी अब डिटेल में लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये शॉर्ट नोट्स टाइप की किताब है कि हाँ इसमें से आप लोग, क्या हमारे पास में 3 महीने हैं और हम ऐसा पढ़ें कि विश्व, भारत, जीके, राज्य व्यवस्था हमारे बिल्कुल तगड़ी हो जाए। और 40% तो छोड़ो आप, 80% सवाल जो है इसमें से आराम से देखने को मिलेंगे, कम समय में ज्यादा इफेक्टिव। तो इसे पढ़ें और अपनी रणनीति में शामिल करें। अब तो आपके 7300 भी देने वाले हैं। अच्छा, इसे भी नहीं पढ़ पाए तो भी कोई बात नहीं, तो 7300 पढ़ लेना वस्तुनिष्ठ, उसमें भी सारा कंसेप्ट है।
सारे सवाल उनके ऑब्जेक्टिव के अंदर, सारी व्याख्या, बहुत शानदार मेहनत की है। जब आप उसे देखोगे कि हाँ वास्तव में हम जो है लगभग उस किताब को लेकर 1 महीना लेट है। वो 1 महीना लेट इसी कारण है कि वो बार बार प्रूफ रीडिंग हो रही है उसकी, बार बार उसमें नए सवाल सारे जोड़े गए, रीट में बने हुए, और आपके जो है असिस्टेंट कमांडेंट परीक्षा में बने, जमादार में बने, सारे जितने सवाल बने जो मुझे लगा कि ये सारे ऐड होने चाहिए वो सारे ऐड किए। उनकी व्याख्याएं जहां जहां जोड़ सकती है वो व्याख्याएं जोड़ी है उसकी, तो इसलिए समय लगा है। देखो बेहतरीन चीजें आने में समय लेती है। मैंने पोस्ट डाल के उसका कवर जो है टेलीग्राम पे बता दिया है, और जैसी किताब आएगी आपको वीडियो बना के भी बता देंगे, टेलीग्राम पे भी बता देंगे। ठीक है, तो अपडेट आपको मिलती रहेगी, आप जुड़े रहें और पढ़ते रहें बढ़िया तरीके से। मैं साथ ही साथ आपके मेहनत कर रही हूं। अब 2 चैप्टर बचे हैं जो मैंने आपको बताए इस लक्ष्य भेदी बैच के, वो भी पढ़ा दूंगा, तो मेरा एक और किया हुआ वादा वो पूरा हो जाएगा। राजस्थान जीके मैंने 4 बार पढ़ा रखा है इसी चैनल पे, जिसको पढ़ना है वो अभी भी पढ़ सकता है। और आरबीएससी का बैच मैंने शुरू कर दिया है, तो राजस्थान जीके वहां से भी आप लोगों के रिवीजन हो जाएगा। वो जरूर देखना, आरबीएससी वाली जो दोपहर 12 बजे क्लास आ रही है ना, वो जरूर देखना। अभी तो शुक्र शनि रवि दे रहे हैं उस क्लास को, फिर बाद में जो है सोमवार से शुक्रवार चलाएंगे उसको। ठीक है, शनि रवि गैप रखेंगे, सोम से शुक्र चलाएंगे, लेकिन उन क्लासेस को जरूर देखना। आरबीएससी की किताबें यूं भी अब विलुप्त होती जा रही है, तो आपको देखने को मिलेगी नहीं, लेकिन उन किताबों से सवाल देखने को मिलेंगे। तो पढ़े कहां से गुरुजी? वही तो है, हम तो बे जिन पढ़े आरबीएससी किताबें नहीं बे भी पेटी में रखी कि कोई ले जा नहीं दे, कि मेरे पास बच्चोड़ी है मन पढ़नी पड़ी, कोई ले जा नहीं दे, पेटी में छुपान रहा के, वो तो खजानो है मानसिंह वालों। ठीक है, चलिए भैया आज की इस क्लास में इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।